चलो, हाँ, तो आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो हमारे व्यंजन है वो देखो, उनको तीन उससे कैटेगराइज कर दिया गया, स्पर्शी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले जो हमारे स्पर्शी व्यंजन है। पहले तो हम यहाँ पर वर्णमाला लिख लेते हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को? देखो, ये हम लोग ये जब देखते हैं अपनी वर्णमाला, इसके बाद अभी कुछ उच्छिप्त व्यंजन भी आते हैं दो। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारे ये वाले हैं का से लेके माँ तक, ये क्या कहलाते हैं? का से लेके जो माँ तक के व्यंजन होते हैं ये होते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन जानते हो उनको नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये हमारे जो मुख है या मुख के और भी जो अदर पार्ट हैं उनके प्रयोग से बोले जाते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर इसका कंठ होगा, कुछ तालु की सहायता से बोले जाएंगे, कुछ मूर्धा की सहायता से बोले जाएंगे। तो इस वजह से ये क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद ये हमारे जो या, रा, ला, व, ये हमारे कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन। और ये वाले हमारे होते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन। देखो, अंतस्थ अंतस्थ उनको बोला गया ये अर्धस्वर भी कहलाते हैं। मतलब कहने का है कि जो जो व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो या तो उनपे स्वर की भी कैटेगरी हो और व्यंजन का भी वो रोल करते हो, है ना, तो ऐसे क्या कहलाते हैं? हमारे अंतस्थ व्यंजन। मतलब ये बीच वाले हैं। ठीक है, स्वर का तो इस वजह से इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अर्धस्वर भी कहते हैं। जैसे देखो, या आप बोलोगे या, तो यहाँ पर देखोगे आप कि या, रा, ला, व, तो ये हमारे क्या होते हैं? इनमें भी ज्यादा हमें ये स्वर के जैसे ही व्यवहार करते हैं। जैसे स्वर भी आप बिना किसी उसके उच्चारण के आप मतलब बिना किसी उसकी सहायता से बोल सकते हो। ऐसे हमारे जो ये हैं अर्धस्वर, इनको अर्धस्वर में रख दिया गया, अंतस्थ व्यंजन को। इसके बाद हमारा ये आ जाता है ऊष्म व्यंजन। इसके बाद ये वाले हमारे आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन आ जाते हैं? ये संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ इनको इसलिए बोल दिया गया या अर्धस्वर बोल दिया गया है क्योंकि ये दोनों का काम करते हैं। मतलब स्वर और व्यंजन, इन दोनों के बीच का रोल ये करते हैं। तो इस वजह से इनको क्या बोल दिया गया? बोले या तो अर्धस्वर बोल दो या तो फिर इनको अंतस्थ व्यंजन बोल दो। ठीक, या तो अंतस्थ व्यंजन या तो अर्धस्वर। अब यहाँ पर ये हमारे ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। यहाँ पर दो और हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये हमारे आ जाते हैं, ये आपने दो देखे होंगे, है ना? ये व्यंजन दोनों आपने सुने होंगे। कौन कौन से? ड़ा और ढ़ा। ढ़ा, और इसको क्या बोलते हैं? ड़ा। एक देखो णा ये भी होता है, लेकिन इसको कैसे बोलते हैं? णा। मतलब यहाँ नासिका का प्रयोग करते हैं हम। किसका प्रयोग करते हैं? लेकिन यहाँ इसको बोलो तो इसको ड़ा बोलते हैं। जैसे आपको लिखना है कड़क, तो क्या ड़ा निकाला ना हमने, है ना?
और अगर हाँ, तो ये वाले णा का इसको हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं णा। यहाँ पर हमारा नासिका का प्रयोग करते हैं। और इसमें हमारा, इसमें क्या होता है, जब ड़ा बोलते हो तो जीभ जल्दी से जाके तुरंत वापस आ जाती है, ड़ा ड़ा ऐसे होता है, तो ये उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, लिखना हो तो इसको लिख लो। इसके बाद देखो, जो हमारा रा होता है वो बेटा लुंठित कहलाता है। कैसा व्यंजन है? लुंठित। कौन सा? रा, रा। और जो हमारा ला है वो कैसा है? समझ में आ रहा है ना ये वाला? ला है पार्श्विक। है कौन सा? लुंठित। देखो लुंठित इसलिए बोल दिया गया, जब रा बोलो आप, रा, तो हमारी जीभ क्या हुई? टर्न हुई कि नहीं हुई? रा, तो इस वजह से ये लुंठित व्यंजन बोल दिया गया, जिसमें जीभ टर्न हो रही है। रा, रा पीछे को गई तो ये हमारा रा हो गया। पार्श्विक में क्या है? जैसे ला, ला को पार्श्विक में रखा गया, पीछे की दिशा में गई, ला ऊपर टच हुई। ठीक, तो ये इनका कैटेगराइज कर दिया गया। ये हमारे ला को पार्श्विक बोल दिया गया और रा को लुंठित बोल दिया गया। देखो ये कंफ्यूज ना होना, बहुत बार बच्चे ला को लुंठित बोल देते हैं, क्योंकि ला से ये भी है और ला से बोले लुंठित, तो ला लुंठित नहीं होगा। ला हमारा कैसा है? पार्श्विक होगा। और रा कैसा है? रा कैसा है? लुंठित है। ठीक, अब देखो जो या और वा बचा, ये हमारे अर्धस्वर में आ जाएंगे फिर। ठीक, अर्धस्वर ये सभी को बोल सकते हैं, लेकिन जब इनमें भी हो गया कि ये पार्श्विक है, ये लुंठित है, तो जो या और वा बचा ये किस में आ जाएंगे? अर्धस्वर में आ जाएगा। कौन? या और वा, या और वा। बाकी संस्कृत क्या बताती है? संस्कृत ये कहती है कि जो यण प्रत्याहार है वो अंतस्थ है। यण में हमारा आता है या, वा, रा, ला, तो ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं? अंतस्थ में, यणो अंतस्था। ठीक, तो जो यण है वो अंतस्थ है, जो यण प्रत्याहार में या, वा, रा, ला है वो अंतस्थ है, लेकिन या, वा ये हमारे अंतस्थ हो गए और रा हमारा कैसा हो गया? लुंठित हो गया। और ला हमारा कैसा हो गया बेटा? कोई दिक्कत? क्वेश्चन यहां से अगर पूछ ले। अच्छा, एक क्वेश्चन था, प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? एक क्वेश्चन आज हमने देखा था, प्राचीन आर्य भाषा है, ऑप्शन दें? पाणिनीय संस्कृत, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, हाँ ये आपके ऑप्शन है, बताओ कौन सा हो जाएगा? पहली क्लास में हमने बताई थी, इसको कैटेगराइज किया था। प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा, हाँ सही बता रहे हो। क्या है? वैदिक संस्कृत। पहले सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, आफ्टर दैट फिर क्या आई? लौकिक संस्कृत आई। लौकिक संस्कृत में महाकाव्य वगैरह लिखे गए, ग्रंथों की रचनाएं हुई। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचनाएं हुई। ठीक, तो वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत आई, व्याकरण बना, पाणिनी व्याकरण, है ना। तो फिर उसके बाद प्राकृत, पाली, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी, है ना। तो सबसे प्राचीन आर्य भाषा पूछी गई है, प्राचीन हिंदी नहीं पूछी गई, सबसे प्राचीन आर्य भाषा पूछी गई है। तो आर्य भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। ठीक,
ये क्वेश्चन शायद एमए में पूछा गया है, अभी जो वो वाले एग्जाम हो रहे हैं ना इन लोगों के सेमेस्टर वाइज हिंदी का, तो हिंदी वाले पेपर में ये पूछा गया था। तो पेपर से हम लोगों को क्या मतलब, कहीं से कहीं का भी क्वेश्चन रखा जा सकता है ना, अगर हम लोगों के टॉपिक से रिलेटेड है तो। अच्छा, तो ये चीज समझ में आ गई। आगे चलें, आगे चलें बेटा, कि लिखना है किसी को? लिख गया। अब देखो, अब हम लोग ये तो पढ़ लिए स्पर्श के आधार पर कि कौन पार्श्विक है, स्पर्श के आधार पर पढ़ लिए ना कि स्पर्शी व्यंजन है। अभी हम बताएंगे उच्चारण स्थान की कौन किसको कहाँ स्पर्श करता है, तब उसका हम उच्चारण कर पाते हैं। ठीक, तो अभी ये बताया जाएगा। अभी तो हम लोगों ने स्पर्श के आधार पर समझ लिया, अब ये देखेंगे हम लोग कि जैसे ये बताया गया कि हवा या वायु के आधार पर। व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक, मतलब जैसे इसमें आपकी कैटेगरी हो जाएगी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्प प्राण महाप्राण, पढ़े हैं ना, अल्प प्राण या महाप्राण। तो यहाँ पर दो कैटेगरी कर दी गई, हवा या वायु। देखो, जहां पर हवा ज्यादा यूज हो वो महाप्राण हो जाएगा, जहां पर हवा का कम हो वो अल्प प्राण कहलाएंगे। जैसे आप का बोलो, अब इसी जगह घा बोलो, घा ज्यादा आपको उसमें लगाना पड़ा, तो कुछ अल्प प्राण में रख दिए गए, कुछ महाप्राण में रख दिए गए। ठीक, व्यंजनों को। तो सबसे पहले इसमें एक आ जाता है हमारा अल्प प्राण, और दूसरा बेटा आ जाता है हमारा, बस दो प्रकार से इनका डिवाइड कर दिया गया, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक, देखो अब होता क्या है कि अल्प प्राण और महाप्राण, जब हम लोग अपना व्यंजन वर्णमाला पढ़ रहे थे तो उसमें 5 वर्ग थे ना, एक तो का वर्ग, एक चा वर्ग, एक टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो सबसे पहला वर्ण ये था ना उसका, का चा टा ता पा। ऐसे ही दूसरा क्या होता है, खा छा ठा था फा, फिर गा, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, तो देखो अल्प प्राण में सिंपल सा समझ लो कि जो ये वर्गों का जो प्रथमाक्षर है ना, वर्गों के प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर और पंचमाक्षर, वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम, ये जितने अक्षर हैं ये सब किस में रख दिए जाएंगे, अल्प प्राण में। क्योंकि का, वैसे का देखो, का भी ज्यादा उतनी हवा नहीं लगानी पड़ रही, का खा में ज्यादा लगानी पड़ रही। गा भी आपको कोमल लग रहा होगा, घा में है कायदे वाला। तभी देखा होगा जब साहित्य रचना भी होती है तो कुछ कोमल वर्ण होते हैं, कुछ कठोर वर्ण होते हैं। जैसे आपको रौद्र रस दिखाना है या कुछ वैसे दिखाना है तो कैसे, हम कोमल वर्णों का यूज नहीं करते, है ना। तो वहां पर कैसे करते हैं, पता चला कि जैसे ये है घा ढा, ऐसे वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है ना। तो जो वर्गों के प्रथमाक्षर हैं, तृतीयाक्षर हैं और पंचमाक्षर हैं, इसके बाद जो आपने अंतस्थ पढ़े, अंतस्थ कौन कौन से, या वा रा और ला। हिंदी में आप लोग या रा लावा पढ़ते होगे, या रा ला वा, वैसे या वा रा ला ये भी होता है। केवल वर्ण ही तो इधर उधर किए हैं, बाकी हैं तो वर्ण उतने ही। क्योंकि संस्कृत में हम लोग जो एक प्रत्याहार पढ़ते हैं, प्रत्याहार नहीं सॉरी, जो एक महेश्वर सूत्र पढ़ते हैं, हा या व रा ट ल ड़ ऐसे पढ़ते हैं। तो जब हम
यण प्रत्याहार बनाते हैं तो ये पहला अक्षर ले लेते हैं, ये अंतिम ले लेते हैं। तो यण प्रत्याहार जब बनाते हैं तो या, व, र और ला कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? तो ये ऐसे लिख दिया जाता है इस वजह से। तो कुछ लोग यावाराला लिख देते हैं और कुछ लोग यारालावा लिख देते हैं। ठीक, तो देखो अब इसमें इतना तो क्लियर हो गया कि भैया प्रथमाक्षर होगा, तृतीयाक्षर होगा और पंचमाक्षर होंगे, और इसके बाद या, व, रा और ला। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अब इसके लिए ये क्यों तृतीय, प्रथम, तृतीय और पंचम यही क्यों लिए गए, कहाँ ये लिखा है? तो देखो व्याकरण शास्त्र में बताता है क्या, ये आता है, देखो संस्कृत में ये चीज दी गई है क्या, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राणा, कि वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम और जो यण है, यण का मतलब या, व, रा, ला, वो सब किस में रखे जाएं? अल्प प्राण में। तो वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राण। ठीक, तो ये किस में रखे जाएं? तो ऐसे याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम, इसके बाद यावाराला, तो ये हमारे किस में रखे जाएंगे? अल्प प्राण में। अब हम जो बचा वो सब किस में आ जाएगा? वो महाप्राण में आ जाएगा। तो देख लो बेटा क्या क्या बचा। एक तो हमारे पास इसके बाद ये बचा, देखो संयुक्त, आपके दिमाग में आ रहा होगा यार छत्रज्ञा भी है, स्रा भी है, वो संयुक्ताक्षर हैं, वो तो इन्हीं से बनाए गए हैं, इनसे और स्वरों की सहायता से वो तो बनाए गए हैं, तो उनका अभी यूज नहीं। मेन जो व्यंजन है उनको समझो, है ना, जो छत्रज्ञा ये तो सब बनाए गए हैं इनके व्यंजनों से और स्वरों की सहायता से। तो मेन व्यंजन तो ये है ना। अब देखो बचा कौन कौन सा, तो बचा बेटा हमारे पास ये द्वितीयाक्षर और चतुर्थाक्षर। कौन कौन सा बचा? द्वितीयाक्षर बचा और चतुर्थाक्षर बचा। और क्या बचा? सा खे सा हा, ये बचा, सा शा शा हा। तो ये जो हमारे ऊष्म में आते हैं, कौन से व्यंजन आते हैं? ये अंतस्थ कहलाते हैं। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा कि द्वितीयाक्षर और चतुर्थाक्षर, और इसके बाद शा शा सा आ। ठीक, इसके लिए एक सूत्र आता है या वाक्य आता है, वर्गाणाम द्वितीय। अच्छा ये बताओ संस्कृत बीच में लिखवाए दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, सलस्य महाप्राणा। देखो बिना संस्कृत के हिंदी अधूरी है अगर हमारी नजरों से देखा जाए तो, क्योंकि जो संस्कृत की वो ग्रामर है उसी से तो हिंदी का भी वो हुआ ना, संस्कृत से ही तो हिंदी बनी ना। संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, तब जाके हिंदी बनी। तो कहीं ना कहीं तो संस्कृत का रोल है ही, है ना। तो यहाँ पर बता दिया गया कि जो महाप्राण हैं वो वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो सब किस में रखे जाएंगे? महाप्राण में। तो अब बेटा सल प्रत्याहार देख लेते हैं। देखो आपने एक महेश्वर सूत्र बेस भले पढ़े हो ना पढ़े हो, लेकिन अगर किसी ने संस्कृत कभी पढ़ी है तो महेश्वर सूत्रों को सुना होगा उसने, है ना। तो उसमें ये होता है ये 13 नंबर का सूत्र है, ये 14 नंबर का सूत्र है भाई। पहला आ ई गुण, रिल रिक, ए ओंग, आई औच, हैवरट लड़, ये हैवरट लड़, इयम इयम, है ना, इंगा नाम, झा भाई, घाढ़ा दस, जब गढ़ दस, खा फाछ ठाथ चट तव, फिर कापाया, फिर शा खे शा र हल। तो यहां से जब हम प्रत्याहार बनाते हैं, कौन सा? सल प्रत्याहार बनाते हैं। तो देखो सल प्रत्याहार बनाने में हम प्रथम वर्ण लेते हैं, अंतिम वर्ण ले लेते हैं। तो सल में क्या हो जाएगा? सल प्रत्याहार में ये शा ले लेंगे, ये सा ले लेंगे, ये सा ले लेंगे, लेकिन ये अंत वाला छोड़ देंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि ये हलंतिक है, इत संज्ञा हो जाएगी, इसको छोड़ देंगे।
और ये हा ले लेंगे। तो सल प्रत्याहार में हमारे कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? जब प्रत्याहार बनाते हैं तो हम अंतिम वाला छोड़ देते हैं, ये बात दिमाग में रखो। अंतिम ये था, अंतिम ये था, छोड़ दिया। छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? तो सल बना सल प्रत्याहार रहेंगे। तो इसमें कौन कौन से आ गए? शा, शा, शा और ये हा। तो इस वजह से बता दिया गया कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलस्य महाप्राण। तो वर्गों के जो द्वितीय हैं, चतुर्थ हैं और जो सल प्रत्याहार के अंतर्गत मतलब ऊष्म व्यंजन, इतना याद रखो कि ये हमारे प्रथम, तृतीय, पंचम और यण। यण मतलब अंतस्थ, ऐसे याद रखो, याद रहेगा अंतस्थ। और इसमें सल की जगह ऊष्म। तो वैसे भी देख लो, अच्छा जब इनमें ज्यादा हवा लग रही है तो इसके साथ आप ऊष्म वाले लोगे ना, ऊष्म में भी ज्यादा हवा चाहिए। आप कोई शा या हा बोल के देखो, शा शा शा, तो ऊष्मा निकल रही है कि नहीं? शा, इसी जगह का बोलो। अच्छा एक चीज ऐसे करो, ऐसे सब लोग हाथ लगाओ आगे, अब शा बोलो। गर्मी निकली कुछ? शा, ये वाला शा बोलो। और ऊष्म मतलब क्या होता है? ऊष्मा, ऊष्म से ऊष्मा बनाना, ऐसे व्यंजन जो ऊष्म दे, ऊष्मा दे। तो शा बोलो, शा। का बोलो, अच्छा का में तो हमें लगता है नहीं निकला उतना, है ना? प्रैक्टिकली देख लो ना, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये जितने ऊष्म हैं इनको महाप्राण में रख दो, इनमें भी वायु का ज्यादा यूज हो रहा है। और इसके बाद जो हमारे द्वितीय और चतुर्थ है इनमें भी वायु का ज्यादा यूज हो रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? हाँ, आगे चले। आगे चलने से पहले अब देखो, अब हम लोग आगे चलते हैं, पहले इसको देख लो, लिख लो अगर ना लिखा हो तो। चलो आगे चलते हैं, ठीक। अब देखो हम लोग देख लेते हैं स्वर तंत्रियों के व्यंजन के भेद। अच्छा बाद में देखते हो, ये पढ़ते हो बाद में कि हिंदी की बस यहीं पढ़ के चले जाते हो? अच्छा बाद में देखने, बाद में नहीं देखते फिर आप लोग? अच्छा चलो कोई बात नहीं। इसके बाद देखो स्वर तंत्रियों के जो कंपन के आधार पर भेद हैं तो दो प्रकार से किए गए। एक तो हमारा सघोष और दूसरा बेटा गुड। इसी सघोष को हम घोष भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? घोष और अघोष, ठीक। घोष या अघोष और अघोष, ठीक। तो देखो अब सबसे पहले सघोष और अघोष। तो देखो घोष वर्ण आ जाए या सघोष आ जाए, बात देखिए। तो यहां पर हम लोग एक बार अपनी वर्णमाला लिख लें, उससे समझना आसान हो जाएगा, ठीक। देखो बेटा, जो हमारे सघोष हैं ना, और जो सघोष कह लो या घोष कह लो, ये ऐसे व्यंजन, तो इनमें क्या किया गया, घोष और सघोष में कौन कौन से रखे गए? तो देखो ये सारे जो तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर और पंचमाक्षर हैं, ये सब किस में रख दिए गए? अघोष में रख दिए गए, ठीक है, सॉरी सघोष में रख दिए गए। इसके बाद या, रा, ला, वा, शा और इतना,
ये रख दिया गया किसमें? सघोष में। ठीक, कौन कौन से? देखो पहले जो ये दो बचे, ये वाले, ये वाले, ठीक, ये प्रथमाक्षर और द्वितीयाक्षर, ये किसमें रख दिए गए? और क्या बचा था? ये ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे वाला है ना, ये वाले। तो ये जो है का खा चा छा टा ठा ता था पा फा शा शा शा, ये सब किसमें रख दिए गए? अघोष में। इसको यहां लिख लेते हैं, इसी के साथ लिख लेते हैं। ठीक, इसके साथ लिख लेते हैं अपन लोग क्या? ये। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अघोष और सघोष में, सघोष में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे? जो अंतिम वाले हैं, तृतीय चतुर्थ पंचम या वाराला और हा। इसके बाद अघोष में कौन आ जाएगा? प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर और सा खे सा, बस ये तीन आ जाएंगे। आगे चले, नोट हो गया? चलो आगे देख लेते हैं। बस कुल मिला के एक बार वही काका काका लिख लो, उसी में कैटेगराइज कर दिया करो कि ये इसके अंतर्गत आता है, तो उसके अंतर्गत आता है। अगर कोई पूछ ले कि भैया जो का है ये अल्प प्राण है कि महाप्राण है, क्या है ये? क्योंकि पहला, तृतीय और पंचम ये हमारे कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब इसी में कोई पूछ ले ये अघोष है कि सघोष है? कैसा है? अघोष है। ठीक, अघोष का मतलब ये हुआ कि जहां आपका स्वर तंत्रिकाओं का या स्वर तंत्रियों के कंपन का प्रयोग ना हो। जैसे का बोलो, का में उतना तंत्र का प्रयोग नहीं हो रहा, इसी जगह घा बोलो, घा घा, तो प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बेटा एक मिनट, हेलो जी, मैडम अभी क्लास चल रही है। तो अब हुआ क्या? ये बेटा अल्प प्राण में भी आ जाएगा, अघोष में भी आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। देखो अब हम लोग पढ़ लेते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से। अभी तक हम लोग व्यंजन पढ़ते रहे ना, अब उसी के नीचे आपने कुछ संयुक्त व्यंजन देखे थे ना, संयुक्त व्यंजन। देखो अभी क्लास ऐसी लगेगी कि चलो ये पढ़ा हुआ है ना। इसके बाद जब आप संधियां पढ़ोगे, समास पढ़ोगे, उपसर्ग पढ़ोगे, प्रत्यय पढ़ोगे, संज्ञा पढ़ोगे, सर्वनाम पढ़ोगे, है ना, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। संयुक्त व्यंजन में आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? और स्रा, स्रा भी तो आती है। तो देखो ये जो हमारा ये है छा है, ये किससे मिलके बना है? शा। अब अच्छा इसको बोलो, शा, इसको पढ़ो, मिला के पढ़ो। ये देखो, ये तो का तो हम प्रोनाउंसिएशन कर ही नहीं पाएंगे, हलंतिक है। इसमें क्षा लगा है तो क्षा पढ़ेंगे, क्षा क्ष, है ना। अब जैसे आपको ये लिखना है, हाँ तो क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? देखो ऐसे है शिक्षक, है ना। अब योगी जी ऐसे बोल देते हैं शिक्षक, तो बच्चों को लगता है कि वो बोल नहीं पाते हैं। वो करेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन इतना भी करेक्ट ना बोलो कि जो चीजें ना चलन में हो, है ना भाई।
वो तो बिल्कुल करेक्ट रहे हैं, बोलना वैसे ही चाहिए, हम लोगों को भी वही बोलना चाहिए, वो बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं। अब लेकिन जो बच्चे इसको छा पढ़ रहे हैं, छत्री, शिक्षक, तो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षक, है ना। तो वैसे अगर हम करेक्ट जो वर्णों का संयोजन है उसके अकॉर्डिंग पढ़ें तो क्या बोला जाएगा, शिक्षक। भाई ये शा, ये जो शा है तो ये मूर्धन्य सा है ना, तो जीभ को मूर्धन्य पे ले जाओ, ये वाला शा कैसे बोलते हो, शा, ऐसे तो बोलते हो शा, तो शिक्षक ये लिखा है वैसे, लेकिन इतना बोलोगे तो यही बोलते रह जाओगे, आगे वर्ण बोल नहीं पाओगे। तो ये समझ लो कि इसमें कौन कौन से वर्णों का संयोजन है। ये है त्रा में क्या है, ये है त्रा, ठीक, ता रा और या आ है। ज्ञा में देखो क्या है, क्या है ये, ज्ञा ऐसे ही तो बनी है, ज्ञा किससे मिलके बनी है बताओ, आए, हाँ, जा और यहाँ से बनी है। तो अब इसको बेटा पढ़ो, क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, ज्या में यहाँ जोड़ो, क्या पढ़ोगे, जिया, ऐसे ही तो पढ़ोगे। देखो ये जैसे लिखा है तो वैसे हम लोग इसको ज्ञान पढ़ते हैं, ज्ञान, तो ज्ञान तो वैसे लिखा जाए तो ज्ञान तो ये लिखा है, ज्ञान तो ऐसे लिखा जाएगा, बताओ इसको पढ़ो, अच्छा इसको पढ़ो, तो फिर अंतर क्या है, तो गलत लिखा है, लेकिन ये गा बनी है, या बनी है, ज्ञान ये लिखा है, जैसा हम बोल रहे हैं वो तो ये वाला ज्ञान लिखा है, ये वाला ज्ञान लिखा है, तो ये फिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें तो गा भी नहीं है, इसमें तो या भी नहीं है। तो ये हम पढ़ेंगे इसको ज्ञान, क्या पढ़ेंगे इसको, ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है, क्या है, ज्ञान, ज्ञान। अगर वैसे देखा जाए तो ये क्या लिखा है, देखो जा, या, आ, फिर ये बड़ा आ, फिर ना, इतने वर्णों के संयोजन से बना है। तो इसको हम पढ़ें ज्ञान, क्या लिखा है, ज्ञान, तो लिखा ज्ञान है लेकिन पढ़ेंगे हम लोग ज्ञान, है ना। तो ये अंतर है कुछ, तो इसमें ये देख लो कि किन किन संयोजन से किन किन वर्णों के उससे मिलके ये बना है, ठीक। आगे देखो श्रा, देखो कैसे बनी है, इससे मिलके हमारी ये वाली श्रा बन गई। देखो ये हमारी सीटी वाली सा ही तो है ऐसे, है ना, देखो जैसे हमने ऐसे किया तो ये सीटी वाली सा ही तो बनाई आती, और इसमें हमने रा की मात्रा लगा दी। भाई सीटी वाली सा देखो ऐसे बनाते हो तो इसी को ऐसे बना दिया गया है, ऐसे और ऐसे कर दिया गया है, तो ऐसे करके ये श्रा बन जाती है। तो इसमें सीटी वाली सा या जिसको आप तालव्य सा बोलो वो और रा का संयोजन होता है, ठीक। ये हमारे संयुक्त व्यंजन आ गए, कभी पूछ ले भाई कि ये किससे मिलके बना है। अच्छा एक चीज और देखी होगी, तभी देखो तुमने वो देखा होगा जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है ना, लिखा जाता है जी और YAN, जी, तो ज्ञान, वैसे ज्ञान अगर वैसे पढ़ा जाए, जी को गाना किया जाए, जी को जी से ही पढ़ा जाए तो ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसे कुल मिला के मेन इसका उच्चारण ज्ञान है, बाकी ज्ञान पढ़ेंगे वो एक अलग का विषय है। अच्छा इसके आगे चले बेटा, देखो उच्चारण स्थान, ठीक, उच्चारण स्थान हमने पहले दिन आप लोगों को बताया भी था। पहले सबसे देखो अगर अपने
अपने शरीर के पार्ट में जाएं तो सबसे पहले यहाँ क्या स्टार्ट होता है? कंठ। कंठ के बाद, कंठ के बाद तालव्य आता है, तालव्य के बाद मूर्धा आती है, तालव्य के बाद कौन जुड़ा होता है? मूर्धा जुड़ा होती है। तो मूर्धा जुड़ी होती है तो भाई साहब मूर्धा हो गया। मूर्धा के बाद दंत आते हैं। दांत भी तो हैं बीच में कि पहले ही होंठ आ जाएंगे, है ना? इसके बाद ओंठ हैं, बोले दांत गायब कर दो, दांत गायब कर दोगे तो भाई साहब हवा आधी निकल जाएगी, है ना? अच्छा, दंत हो गए, ओष्ठ हो गए। अब देखो एक इसका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, कंठ तालव्य का। फिर एक बना लेते हैं पहले लास्ट का, पहले दूसरे का बना लो, फिर पहले और लास्ट का बना लो, कंठ ओष्ठ। और फिर आ जाएगा हमारा दंत ओष्ठ। ठीक, इतने आ गए। कौन कौन से आ गए? दंत ओष्ठ। ठीक, हाँ, कंठ तालु हो गया, कंठोष्ठ हो गया, दंतोष्ठ हो गया है। ठीक, अब देखो कंठ में हमारे पहले, अच्छा ये देखो आज हम दोनों का पढ़ लेंगे, स्वरों का भी और व्यंजनों का भी। ठीक, तो सबसे पहले यहां इधर हम लिख लेंगे स्वर और इधर बेटा लिख लेंगे व्यंजन। ठीक, तो देखो कंठ से क्या होता है? स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे? आ और आ। व्यंजन में कौन कौन से आ जाएंगे? का, खा, ग, घ, ङ। ठीक, का, खा, गा, घा, ङ, ये हमारा आ जाएगा। और स्वर में हमारा आ जाएगा आ और आ। और एक चीज यहां पर विसर्ग भी आ जाएगी। विसर्ग का भी उच्चारण किससे होता है? कंठ से, है ना? जैसे बालकः बोलो, नमः, अह, तो जो विसर्ग का प्रयोग करेंगे वो कहां से होगा? कंठ से। ठीक, अच्छा, अब ई और बड़ी ई या दीर्घ ई, ये हमारा चा वर्ग में आ जाएगा। चा, छा, जा। देखो सब लिख तो सीरियल से ही रहे ना, चा, छा, जा, जाइया। ठीक, पहले समझ लो, लिखना बाद में। ये एक टारगेट है कि बस हमें जल्दी से छाप लेना है, बस बात खत्म, है ना? तो पहले समझ लो कि देखो हम सीरियल से लिख लिए, फिर काका का गायंगा लिख लिए, चाचा का गायंगा लिख लिए। अब हमारा मूर्धा में आ जाएगा, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद दंत में क्या आ जाएगा? फिर हमारा ओष्ठ में क्या आ जाएगा? देखो हम लोगों ने लिखा तो अपनी वर्णमाला तो अपने हिसाब से लिख रहे हैं ना सीरियल से, ये तो लर्न करने की जरूरत है नहीं। बस आपको वो याद रखना है। अब आपसे कोई पा वर्ग का पूछ ले तो आप देख लो ना, सबसे लास्ट में क्या आता है? ओष्ठ आता है, ओष्ठ वर्ग में होगा, है ना? तालव्य वाला पूछ ले तो चा वाला वर्ग आ जाएगा। अच्छा, ठीक, इसमें आ जाएगा या, इसमें आ जाएगा रा, रा और सा। ठीक, बचा क्या? ला, तो ये आ जाएगा ला आपका, इसमें आ जाएगा ता वाले में। ऐसे कर लेना। ठीक, ला और सा भी आ जाएगा। देखो अंतस्थ भी हो रहे हैं ना, या, रा, ला। अभी वह आ जाएगा, वह आ जाएगा आपका इसमें दंतोष्ठ में। कहां पे आ जाएगा वह? दंतोष्ठ में। अच्छा, अब ये दंत में हमारे ता, था, दा, धा, ना हो गए। अब ओष्ठ में हमारे आ जाएंगे ऊ और दीर्घ ऊ। ठीक, और पापा बाबा माँ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कंठ तालु में हमारा आ जाएगा ए ऐ।
कंठोष्ठ में आ जाएगा ओ औ, इसमें हमारा आ जाएगा वा। तो देखो हमारा हो गया या, वा, रा, ला, अंतस्थ पूरे हो गए, हो गए कि नहीं हो गए? इसके बाद अब देखो हमारे स्पर्शी तो सारे हो गए ना, स्पर्शी सारे हो गए 25। भाई कुल वैसे व्यंजन तो 33 है ना, टोटल की बात अलग है 41, लेकिन वैसे तो 33 है ना व्यंजन। तो 25 तो हमारे स्पर्शी हो गए, इनका उच्चारण स्थान पता चल गया। स्वर में देख लो, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ऋषि, ए ओ औ, ये भी हो गए, स्वर भी सारे हो गए, इनका भी उच्चारण स्थान पता चल गया। 25 हमारे स्पर्शी व्यंजन हो गए। अब इसके बाद अंतस्थ या, वा, रा, ला, अंतस्थ हो गए। बचे कौन कौन से? ऊष्म, ऊष्म वाले बचे ना। तो देखो ये वाली सा यहां पर आ जाएगी, शा, फिर शा, और ये शा। अब बचा हमारे पास केवल हा, है ना। तो हा को हम कंठ, वैसे होता कंठ ही है, हा का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। लेकिन हिंदी में एक दो जगह किसी किसी किताबों में लिखा है ये काकल्य ध्वनि भी होती है कंठ के अंतिम भाग से, ठीक। तो काकल्य में इसको रख दिया जाता है, किसको? हा को, ठीक। तो अब हमारे पास सारे वर्ण हो गए कि नहीं हो गए? व्यंजन भी हो गए और सारे स्वर भी हो गए, ठीक। हाँ, तो काकल्य में रख दिया गया जिसमें हा और विसर्ग इन दोनों को रख दिया गया। काकल्य का मतलब वही हो गया आपका क्या? स्वर यंत्र मुखी ध्वनि। कैसी ध्वनि? काकल्य का मतलब हुआ स्वर यंत्र मुखी ध्वनि। मतलब अगर देखो ये ऑप्शन नहीं दे रहा तो आपका कंठ ही सही हो जाएगा, ठीक। स्वर यंत्र, तो स्वर यंत्र मुखी ध्वनि का मतलब जो लास्ट में आपके काकल्य ध्वनि है, अंदर से लास्ट में देखो हा, तो यहां पर सबसे अंदर से आ रही आवाज ना, हा, कंठ के लास्ट उससे, तो काकल्य हा हो गया और विसर्ग हो गए। तो आपके सारे स्पर्शी हो गए, अंतस्थ हो गए और ऊष्म व्यंजन हो गए। तो इनमें आपको ऐसे ऐसे कैटेगराइज कर दिया गया। हमने स्वरों का भी कर दिया, इसके बाद यहाँ से जो अंतस्थ या ऊष्म आते थे वो व्यंजन भी हो गए, और आपके वो स्पर्शी व्यंजनों का भी कैटेगराइज कर दिया गया, उनको भी बता दिया गया। कुछ एक दो और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका आ गया 9 नंबर, ठीक। अब देखो 9 के बाद यहीं पर लिख दें कि आगे स्लाइड में चला दें? बताओ, इसी में लिख दें कि आगे की स्लाइड में चला दें? यहीं लिख दें ना। देखो 9 के बाद 10 नंबर पे देख लेते हैं हम लोग नासिका। नासिका से बेटा कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं? तो देखो ये जो पंचमाक्षर है ना सारे, ये वाले, ये सब किसमें आ जाते हैं? नासिका में। इनका सबका उच्चारण स्थान नासिका होता है। और कुछ आते हैं जिह्वा मूली। जिह्वा मूली मतलब जो जीभ के मूल भाग से, मूल भाग, मूल का मतलब रूट, मतलब सबसे लास्ट वाले पार्ट से। तो जीभ के मूल, जिह्वा मूली जो होते हैं उनका जो है उनको रखा गया है। जैसे आपके जिह्वा मूली में आ जाएंगे ये वाले, जिनमें ये लगी होती है नुक्ता, ठीक। क, देखो क बोलो, क, तो का, एक तो का बोलोगे तो का क्या होगा? कंठ होगा। लेकिन केवल क बोलो, क, तो जीभ का देखो लास्ट वाला पार्ट जुड़ रहा है केवल, क बोलो, क, है ना। तो ये जो हमारे नुक्ता वाले हैं ये सब किसमें? ये जिह्वा मूली जो वर्ण है वो जिह्वा मूली, उनका उच्चारण स्थान हो जाएगा। अगर कहीं ये वाला का आ जाए कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो क्या लिखोगे आप लोग? जिह्वा मूली लिखोगे। उच्चारण स्थान तो ये लिखे हैं ना, तो जिह्वा मूली वहां पर दिया होगा ऑप्शन। तो जिह्वा मूली में क्या आ जाएगा? क, ख, खा, ख, वैसे खा ना बोल के ख बोलो, ख। तो जीभ का अंतिम पार्ट ही टच होगा,
देख लो चाहे बोल के। ख, है ना, तो ये वाला। ये यहां तक हो गया बेटा, नोट करना है, नोट हो गया, नहीं कर पाए। नासिका वाले वो लिख लो, पंचमाक्षर जो है वो नासिका में है, जिह्वा मूली में काका का वो वाले, ठीक। जिह्वा मूली जो वर्ण है वो जिह्वा मूल से कहे जाएंगे। अच्छा देखो एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से अयोग्यवा है, या निम्न में से अयोग्यवा है। तो बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा। अयोग्यवा कौन से, अयोग्यवा में अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा। इनमें इनमें ऑप्शन बताओ। अनुस्वार होगा, केल्प प्राण की, महाप्राण की, घोष। अयोग्यवा कौन है। तो जो अंग और आहा होता है वो किस में आएगा। तो नहीं, तो जो अंग होगा वो अनुस्वार में आएगा ना, तो अनुस्वार हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। भाई क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन दे दिया गया तो क्या करोगे, है ना। अगर क्वेश्चन आ गया निम्न में से अयोग्यवा है, अनुस्वार है कि अल्प प्राण की, महाप्राण की, घोष, तो यही वाला तो है। हाँ तो अनुस्वार ये तो वैसे भी अयोग्यवा में आता है, ठीक। आगे दूसरा क्वेश्चन दें। देखो एक क्वेश्चन ये है आपका, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, ठीक। क्वेश्चन है ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। ध्वनि, भाई ध्वनि करते हैं ना, तो नहीं नहीं, ध्वनि लघुत्तम इकाई। देखो लघुत्तम इकाई पूछ रहा है मतलब सूक्ष्मतम इकाई, सबसे सूक्ष्मतम इकाई तो क्या हो जाएगी, किसकी, भाषा की ही तो होगी। अब वो कौन सी भाषा है, लिखित या मौखिक, वो तो नहीं बताया गया। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, कौन सी है, भाषा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, अब लिखित भाषा में आ जाए तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, तब वर्ण या अक्षर हो जाएगा, है ना। लेकिन मौखिक ध्वनि की तो मौखिक भाषा की तो ध्वनि ही होगी ना। जब हम किसी पर ध्वनि करेंगे तभी तो वो वर्ण निकलेगा, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी। हाँ, तो भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई ध्वनि हो जाएगी, या ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, तो भाषा की, ठीक। अच्छा इसका जल्दी जल्दी इसका उच्चारण स्थान बताओ। चा का उच्चारण स्थान, दंत बेटा कहां से हो जाएगा, चा बोल के देखो, चा। जीभ पकड़ के देखो फिर चा बोलो, पकड़ो जीभ, सारे लोग पकड़ लो, जीभ पकड़ो फिर बोलो। हाँ तो क्या हो जाएगा इसका, तो तालु ही तो होगा। पता चला कंठ, अगर अच्छा इसका उच्चारण स्थान कोई पूछ ले का, अब किसी का गला दबा दो, कंठ दबा दो, फिर भला वो बोल पाए, ठीक। अच्छा इसका बताओ, ना, ना का बताओ। हाँ, माँ का बताओ। अब देखो
टेस्टिंग करनी है तो नासिका दबाओ अपनी, सारे लोग नाक दबा लो पहले एक बार। अब माँ बोलो। हो रहा है ना, माँ तो प्रॉपर नहीं बोल पा रहे हैं, दबा के एक बार बोलो सारे लोग, जितने लोग बैठे हो। नहीं बोल पा रहे हो ना वो चीज, तो माँ मतलब जो हम उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो करेक्ट नहीं हो पाएगा। मतलब वहां जब वायु ही नहीं जाएगी, उसका योग ही नहीं होगा, तो कहां से हम लोग उच्चरित कर पाएंगे, है ना। टा का देखो, टा। अब ये जीव अगर हमारे ऊपर मूर्धा में नहीं टच करेगी तो टा बनेगा ही नहीं, टा का प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अल्प प्राण में हमारा कौन आता था? अल्प प्राण में, हाँ, अल्प प्राण में हम लोगों ने पढ़ा था वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणस्य अल्प प्राणा, और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलस्य महाप्राणा। मतलब जो पहले तृतीय और पंचम है, और या वा रा और ला, ये सब किसमें आ जाएंगे? अल्प प्राण में आ जाएंगे। और इसके बाद जो महाप्राण है, महाप्राण में हमारा आ जाएगा दूसरा और चौथा, और यही तो आ जाएगा। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सघोष, सघोष या घोष, इसमें कौन कौन आ रहा था आप लोग बताओ, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। सघोष और घोष में कौन आ रहा था? आए, तृतीय चतुर्थ और पंचम के साथ साथ या वा रा ला और हा, यही तो थे। और इसके बाद बचा कौन? पहला, दूसरा, बस। ये बेटा अगर दिमाग में रखोगे तो कभी ना कभी एक आधा नंबर ले जाओगे फ्री फोकट का। ठीक, चलो आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं। ठीक, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम लोगों का भी मनोबल बढ़े। ठीक, और आप लोग भी जितने लोग देख रहे हो तो एक बार इसको अगर रिवाइज करना हुआ करे तो फिर से देख लिया करो। लाइक सब्सक्राइब आप भी करें और भी करवा दें। ठीक, जिनको जिनको भी ज़रूरत है उनको हो जाएगी। तो एडी स्मार्ट क्लासेस को आप लोग एक बार फिर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये सुनो, जितना ये अपन लोगों का मैटर है, चाहो तो आप इसको भेज भी सकते हो, जिससे दूसरा कोई भी इससे पढ़ सके, समझ सके। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।